उत्तराखंड में लोकसभा चुनाव नजदीक है। तमाम राजनीतिक दल इसको फतेह करने की तैयारियों में जुटे हुए हैं। तो वहीं धामी सरकार चुनाव से पहले राज्य में यूसीसी का दांव चलने की तैयारी में है। खुद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा है कि प्रदेश में जल्द ही समान नागरिक संहिता यानी कि यूसीसी लागू किया जाएगा। सीएम ने कहा कि यूसीसी के लिए गठित विशेषज्ञ समिति ने ड्राफ्ट रिपोर्ट तैयार कर लिया है। ये रिपोर्ट सरकार की जल्द ही मिलने वाली है। ड्राफ्ट रिपोर्ट मिलते ही सरकार इसे लागू करने की दिशा में कार्य करेगी। तो वहीं मुख्यमंत्री के इस ऐलान के बाद विधानसभा सचिवालय ने सत्र की तारीख का भी ऐलान कर दिया है और अधिसूचना के मुताबिक 5 फरवरी को सुबह 11 बजे से सत्र की कार्यवाही शुरू की जाएगी। माना जा रहा है कि सत्र के दौरान धामी सरकार विधानसभा में यूसीसी और राज्य आंदोलनकारियों के आरक्षण विधेयक को पेश कर सकती है। बता दें कि धामी सरकार ने बीते वर्ष 8 सितंबर को विधानसभा सत्र में राज्य आंदोलनकारियों के आरक्षण विधेयक को पेश किया था, लेकिन विधेयक में कुछ संशोधन के लिए इसे प्रवर समिति को सौंपा गया। इस समिति ने 9 नवंबर 2023 को अपनी रिपोर्ट विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूरी को सौंप दी थी, जिसके बाद अब उम्मीद लगाई जा रही है कि धामी सरकार सत्र के दौरान राज्य आंदोलनकारियों की 10% क्षैतिज आरक्षण की मांग को पूरा कर सकती है। वहीं इन सब के बीच धामी सरकार ने यूसीसी के लिए गठित विशेषज्ञ समिति का कार्यकाल 15 दिन के लिए और ज्यादा बढ़ा दिया है। अब सरकार ने 27 मई 2022 को 5 सदस्यीय कमेटी का गठन किया है। वहीं विपक्ष ने यूसीसी को लेकर सरकार की मंशा पर सवाल भी खड़े कर दिए हैं। अब सवाल यह है कि क्या इस साल धामी सरकार राज्य में यूसीसी को लागू करेगी। आज इसी मुद्दे पर होगी विस्तार से बातचीत। खास मेहमानों का पैनल हमारे साथ में जुड़ेगा, लेकिन उससे पहले एक नजर आपको इस खास रिपोर्ट पर हम डालते हैं। लोकसभा चुनाव से पहले उत्तराखंड की धामी सरकार राज्य में यूसीसी लागू कर सकती है। खुद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इसके संकेत दिए हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा है कि प्रदेश में जल्द ही समान नागरिक संहिता यूसीसी लागू किया जाएगा। यूसीसी के लिए गठित विशेषज्ञ समिति ने ड्राफ्ट रिपोर्ट तैयार कर ली है। रिपोर्ट सरकार को मिलते ही इसे लागू किया जाएगा। वहीं मुख्यमंत्री के इस ऐलान के बाद विधानसभा सचिवालय ने सत्र की तारीखों का ऐलान भी कर दिया है। अधिसूचना के मुताबिक 5 फरवरी को सुबह 11 बजे से सत्र की कार्यवाही शुरू की जाएगी। माना जा रहा है कि सत्र के दौरान धामी सरकार विधानसभा में यूसीसी और राज्य आंदोलनकारियों के आरक्षण विधेयक को पेश कर सकती है। वहीं विपक्ष ने बीजेपी पर यूसीसी के बहाने धर्म की राजनीति करने का भी आरोप लगाया है। सबसे पहले तो मैं गणतंत्र दिवस की सभी को बहुत शुभकामनाएं देता हूं, बहुत बधाई देता हूं। ये गणतंत्र दिवस हम सभी के लिए विशेष है। हम सबके जीवन में अभी अभी भगवान राम की जन्मभूमि पर उनकी प्राण प्रतिष्ठा हुई है और हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में फिर से देश के अंदर राम युग आया है। सभी अच्छे काम शुरू हो गए हैं। भगवान सूर्यदेव उत्तरायण में आ गए हैं। उनके उत्तरायण में आते ही देवताओं के दिन आ जाते हैं, अच्छे दिन आ जाते हैं, मंगल दिन आ जाते हैं, जहाँ भगवान राम की प्रतिष्ठा हुई है। वहीं जो आपने कहा है यूसीसी के लिए भी हमारी कमेटी ने अपना काम अंतिम चरण में पहुँचा दिया है। उन्होंने काम कंप्लीट कर लिया है। जल्दी हमको ड्राफ्ट मिलने वाला है। अभी 15 दिनों का कार्यकाल हम लोगों ने यूसीसी कमेटी का बढ़ाया है। कुछ उनको जरूरी औपचारिकताएं पूरी करनी है और वो जैसे ही उनकी औपचारिकताएं पूरी हो जाती हैं हमको ड्राफ्ट मिलेगा और जो प्रक्रिया होती है उस प्रक्रिया के तहत हम आगे बढ़ेंगे यूसीसी को लागू करने की दिशा में। मंत्री जी अभी इसको कई बार बढ़ाएंगे क्योंकि बीजेपी इसको नैरेटिव सेट करने के लिए हथियार के रूप में इस्तेमाल करती है। क्योंकि आम आदमी को लगता है यूसीसी का मतलब हिंदू मुसलमानों के अधिकारियों में कट, जबकि हकीकत यह है कि जो थारू को, बुक्सा को, जौनसारी को, भोटियास को, हमारे एससी को, ओबीसी को, आदिवासी को जो अधिकार प्रदत्त हैं हमारे संविधान में, उनमें क्या असर इस यूसीसी का पड़ेगा वो देखने वाली चीज़ है। और सरकार अभी तक ड्राफ्ट सामने नहीं ला रही, मसौदा क्या है ये नहीं बता रही। कितना हमारे ओबीसी के अधिकारों में अतिक्रमण होगा, कितना एससी के अधिकारों में अतिक्रमण होगा, कितना जौनसारी भावर हमारे भोटियाओं के उसमें अतिक्रमण होगा, इस बात का जिक्र इसमें कहीं पर नहीं है, न सरकार इसमें कोई उत्तर दे रही है। आपको बता दें कि राज्य सरकार ने यूसीसी के लिए गठित विशेषज्ञ समिति का कार्यकाल
15 दिन के लिए और बढ़ा दिया है। सरकार ने समिति का कार्यकाल चौथी बार बढ़ाया है। आपको बता दें कि धामी सरकार ने 27 मई 2022 को 5 सदस्यीय कमेटी का गठन किया था। इस समिति को बने हुए 2024 में 2 साल पूरे होने वाले हैं। हालांकि अब तक सरकार को इस समिति ने अब तक यूसीसी का ड्राफ्ट नहीं सौंपा है। माना जा रहा है कि फरवरी के पहले सप्ताह में यूसीसी का ड्राफ्ट सरकार को मिल सकता है। ये भी माना जा रहा है कि सत्र के दौरान धामी सरकार विधानसभा में यूसीसी और राज्य आंदोलनकारियों के आरक्षण विधेयक को पेश कर सकती है। जानकारी के मुताबिक धामी सरकार ने बीते साल 8 सितंबर को विधानसभा सत्र में राज्य आंदोलनकारियों के आरक्षण विधेयक को पेश किया था, लेकिन विधेयक में कुछ संशोधन के लिए इसे प्रवर समिति को सौंपा गया था। इस समिति ने 9 नवंबर 2023 को अपनी रिपोर्ट विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खंडूरी को सौंपी थी, जिसके बाद अब उम्मीद लगाई जा रही है कि धामी सरकार सत्र के दौरान राज्य आंदोलनकारियों की 10% क्षैतिज आरक्षण की मांग को पूरा कर सकती है। ये सरकार का ही निर्णय होगा कि वो यूसीसी को कब लाते हैं, लेकिन उत्तराखंड क्रांति दल का मानना है कि इस प्रदेश के जो रहने वाले सुदूर प्रांतीय क्षेत्र में रहने वाले जो लोग हैं उनको सबसे पहले यूसीसी से पहले इस प्रदेश को मूल निवास और एक सख्त भू कानून की जरूरत है। और उत्तराखंड क्रांति दल हमेशा इस बात को कहता आया है कि यूसीसी बाद में भी लाया जा सकता था, लेकिन सर्वप्रथम जो सबसे बड़ी आज की डेट में अनिवार्यता है इस प्रदेश की, वो है यहाँ के मूल निवास प्रमाण पत्र दोबारा से जारी किए जाएं और एक सख्त भू कानून लाया जाए, ताकि यहाँ की जो बंदरबाट है, यहाँ की जो ज़मीनें हैं उनको बचाया जा सके और यहाँ के जो जवानी है जो बाहर जाके काम करती है उसको यहाँ रोका जा सके, उनको रोजगार दिया जा सके। इसीलिए उत्तराखंड क्रांति दल इसका मांग करता है कि यूसीसी से पहले मूल निवास और सख्त भू कानून आना चाहिए। जहाँ तक 10% क्षैतिज आरक्षण का विषय है राज्य आंदोलनकारियों का, सरकार बहुत गंभीर है। राज्य के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी ने राज्य के आंदोलनकारियों को विश्वास दिलाया है कि उन्हें 10% क्षैतिज आरक्षण दिया जाएगा। विधानसभा ने इसको जो समिति को छोड़ो, जो प्रवर समिति है उसको दिया हुआ है, और विधानसभा में जब वो आएगा तो हम उसको पास करना चाहते हैं। आंदोलनकारियों का जो हक है, अधिकार है 10% क्षैतिज आरक्षण का, उनको मिलना चाहिए। मुख्यमंत्री जी ने कमिटमेंट किया है, निश्चित रूप से उस कमिटमेंट को पूरा करने के लिए सरकार आगे बढ़ रही है। कुल मिलाकर राज्य में एक बार फिर यूसीसी को लेकर सियासत शुरू हो गई है। सरकार एक तरफ जहां यूसीसी को जल्द राज्य में लागू करने का दावा कर रही है, तो वहीं दूसरी ओर पिछले 1.5 साल से ज्यादा का वक्त बीत जाने के बाद भी यूसीसी के लिए गठित समिति अब तक यूसीसी का ड्राफ्ट सरकार को नहीं दे पाई है। ऐसे में समिति की कार्य प्रणाली पर सवाल भी खड़े हो रहे हैं। सवाल ये है कि क्या 5 फरवरी से शुरू हो रहे सत्र में सरकार यूसीसी और राज्य आंदोलनकारियों के क्षैतिज आरक्षण विधेयक को ला पाएगी या नहीं। के न्यूज के लिए उत्तराखंड डेस्क रिपोर्ट। और इसी मुद्दे पर आज करेंगे विस्तार से बातचीत। खास मेहमानों का पैनल हमारे साथ में जुड़ चुका है, उनसे आपको हम परिचय करवाते हैं। हमारे साथ में नवीन पिरशाली साहब हैं, प्रदेश प्रवक्ता हैं भारतीय जनता पार्टी की ओर से। आशीष नौटियाल जी हमारे साथ में हैं, प्रदेश प्रवक्ता हैं कांग्रेस पार्टी की ओर से। इसके साथ ही विपिन खन्ना जी हमारे साथ में हैं, पूर्व प्रदेश प्रवक्ता हैं आम आदमी पार्टी की ओर से। अनिल थपलियाल जी हमारे साथ में हैं, केंद्रीय प्रवक्ता है यूकेडी की ओर से। राजेंद्र पंत जी हमारे साथ में हैं, प्रदेश अध्यक्ष हैं आरआरपी की ओर से। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत आज की हमारी चर्चा में। नवीन पिरशाली साहब के साथ में अपनी चर्चा की हम शुरुआत करेंगे। 24 का चुनाव जो है बहुत नजदीक आ चुका है, सरगर्मियां तेज हो गई हैं और यूसीसी की डेट का वेट लगातार बढ़ता ही जा रहा है। नवीन जी। जी गरिमा जी, यूसीसी का हमारे मैनिफेस्टो में हमने वादा किया था जनता से, प्रदेश की जनता से, और सरकार कटिबद्ध है यूसीसी को लागू करने के लिए। हाँ। और जो 5 सदस्यीय एक कमेटी का गठन किया गया था इसके ड्राफ्ट के लिए, वो ड्राफ्ट भी अपने अंतिम चरण में है। कुछ फाइनल करेक्शन के साथ साथ इसमें जो फाइनल प्रिंटिंग होनी उसके बाद इसको सरकार को सौंप दिया जाएगा और उसके बाद सरकार इसको विधानसभा में पेश करके इसको लागू करेगी।
तो बहुत जल्दी ही ये होगा। 15 दिन का कार्यकाल इसलिए दिया गया क्योंकि इसमें कुछ जरूरी आवश्यकताएं कमेटी को चाहिए थी, क्योंकि उसके कुछ सारे प्रोसेस होते हैं और फाइनल एक बार उसको देखना भी होता है, फिर उसकी प्रिंटिंग है, फाइनल प्रिंटिंग। तो इसके लिए 15 दिन का उनको और समय दिया गया है और कमेटी अपना किसी भी वक्त सौंप सकती है सरकार को, और सरकार कभी भी विधानसभा सत्र बुलाकर इसको लागू कर सकती है। जी गरिमा जी। ठीक है, अभी कांग्रेस पार्टी की ओर से हमारे साथ में आशीष नौटियाल साहब हैं। आशीष जी, आखिर यूसीसी वाले दांव से डर क्यों लग रहा है? कोई डर नहीं लग रहा मैडम, हम क्यों डरेंगे? डरने का काम तो इन लोगों का है। अच्छा। जो तानाशाह लोग हैं, गलत काम करते हैं, इनका काम है। आपने सुना होगा एक शुरू में नारे लगाए जाते थे कि हमने मांगी गैर सैंड, तुमने दिनी देहरादून। तो इन लोगों से जो मांगेंगे उसका उल्टा ये पकड़ा देंगे। अगर आज कोर्ट इनको फटकार लगा रहा है कि आप लोकपाल की नियुक्ति करो, ये कह रहे नहीं हम यूसीसी देंगे। जनता इनसे मांग कर रही है मैं भू कानून चाहिए, ये कहते हैं नहीं हम यूसीसी देंगे। तो ये लोग अलग ही राह पर चलते हैं। जनता से कोई सरोकारों से कोई लेना देना नहीं है। अरे जनता की भावनाओं को समझो। जनता ने जब रोजगार मांगने के लिए युवा इकट्ठे हुए तो इन्होंने उन पर डंडे बरसाने का काम किया। जब हम लोग भू कानून के लिए कितनी बड़ी रैली आप देखें, देहरादून के अंदर कितनी बड़ी रैली निकली और यहाँ पर हल्द्वानी के अंदर कितनी बड़ी रैली निकली, पर इन्होंने उस पर गौर नहीं किया अभी तक। और आप ये देखें यूसीसी के लिए कितने आंदोलन हुए। अगर आप यूसीसी बना रहे हैं, यूसीसी लाना चाह रहे हैं, तो कितने लोगों ने कितनी रैलियां निकाली, कितने आंदोलन हुए। किसने बोला आपको कि हमें यूसीसी चाहिए नहीं तो हम रह नहीं पाएंगे? तो ये लोग यूसीसी के नाम पर सिर्फ दिखावा और इसके अलावा कुछ नहीं। आप देखिए मेरे ख्याल में 5-6 महीने पहले से हम डिबेट कर रहे हैं कि यूसीसी लागू होने वाला है, हो गया। और धामी धाकड़ धामी जिंदाबाद नारे लग गए थे। सब कुछ इन्होंने धाकड़ धामी के बड़े प्रचार प्रसार शुरू कर दिए थे। आप रैलियां निकाल दी इन लोगों ने। आज बताएं यूसीसी अभी तक नहीं आया। और यूसीसी आने के बाद आपको क्या लगता है, विधानसभा पटल में आने के बाद वो पास हो गया? उसके बाद तो उस पर असली में देखा जाएगा कि इस यूसीसी के अंदर क्या क्या कलाकारियां करी हुई है, किसका अहित हो रहा है, किसका हित हो रहा है। फिर विपक्ष बोलेगा, उसमें बातें होंगी। तो यूसीसी कानून सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी का जुमला है, इसके अलावा कुछ नहीं। जो आपने वादे किए थे, जो चीज जनता को चाहिए वो चीज दो, गुमराह मत करो। आपके लिए तो सटीक कहावत है। लेकिन ये तो कह रहे हैं कि जैसे ही डेट हो जाएगी आ जाएगा, तो ये जुमला कैसे कह रहे हैं आप इसको? आशीष जी, एक बात ये भी है ना कि वो तो कह रहे हैं कि हम लगातार उस पर काम कर रहे हैं और हम इसे लागू करेंगे। मैडम, बोलने में और करने में जमीन आसमान का फर्क है। ये सिर्फ दिखावे वाले लोग हैं कि हम ला रहे हैं जनता को, उसके बाद खत्म। आप देखें ना, कई ऐसी चीजें हैं जो बोलते हैं हम करेंगे। ठीक है, देखें मेन जो यानी आपको लग रहा है कि ये चुनाव से पहले यूसीसी का ढिंढोरा पीट रहे हैं, लेकिन असल में अभी भी यूसीसी में बहुत वक्त है। अभी हमारे माननीय अध्यक्ष ने बताया कि जनता को लग रहा है कि खाली ये हिंदू मुसलमानों के बीच के लिए कुछ है। सेम चीज है मैडम, जनता को जो यही लग रहा है कि ये उनके लिए कुछ ऐसा बन रहा है, फिर 2-3 शादियां मना हो जाएंगी। अरे सिर्फ शादियों के लिए लाओगे क्या? देश और राज्य का विकास भी देखो। और आपको जो फटकार लगी है कोर्ट से, वो तो जनता यूसीसी को कितना समझ पाई, ये एक अलग की चीज हो गई। ठीक है सर, आपके पास लौटेंगे। हमारे साथ में अनिल थपलियाल जी भी हैं, उनके पास जाते हैं। अनिल जी, ये जुमला है या फिर ढिंढोरा है? और यूसीसी पर बीजेपी की असल उस मकसद है यूसीसी को लेकर क्या है भला? जी गरिमा जी, भारतीय जनता पार्टी का करनी और कथनी में जमीन आसमान का फर्क है। हाँ। यूसीसी को लेकर थोड़ा सा प्रकाश डालूंगा मैं। 27 मई 2022 को इन्होंने 5 सदस्य के गठन किया था। 30 को ये कॉन्फ्रेंस करते हैं जून में। उसके बाद इन्होंने, जब इनसे निर्णय नहीं लिया गया कि उसमें कुछ संशोधन करना है, तो 14 जुलाई तक जनता से प्रस्ताव मांगेगी। फिर उसका कार्यकाल और बढ़ाया गया, 28 जुलाई किया गया। यानी 2 वर्ष पूर्ण हो चुके हैं और जून से हम भी चिल्ला रहे हैं। और जैसे कि अभी नौटियाल जी ने कहा कि लगातार हम बोल रहे हैं कि यूसीसी देर होने का बहुत मेन कारण क्या है कि उसमें आदिवासी, ये केवल हिंदू मुस्लिम का ही झगड़ा नहीं है, आदिवासियों का भी बहुत बड़ा पंगा इसमें पड़ेगा। कई जातियां हैं, ये हिंदू मुस्लिम का नहीं है, कई जातियां हैं। रहा सवाल उत्तराखंड में यूसीसी लागू करने का, तो जैसे मैंने कहा करनी और कथनी में इनका जमीन आसमान का फर्क है। आज भी माननीय मुख्यमंत्री ने अपनी घोषणा में कहा है कि जल्द ही हम 5 फरवरी को इनका सत्र भी है, विधानसभा सत्र भी है, और सत्र के दौरान इसको पेश किया जाएगा और उसके बाद ये लागू किया जाएगा।
30% जो आरक्षण महिलाओं को हाँ। दिया जाना, वो भी घोषणा की गई है। इसके बाद 10% क्षैतिज आरक्षण जो आंदोलनकारी हैं हमारे उत्तराखंड के, उनको भी दिया जाएगा। तो ये एक साथ सब ऐसा क्यों, एक ये सत्र के दौरान ही क्यों हो रहा है? क्योंकि सत्र तो 5 फरवरी को है ना, सत्र और यूसीसी, क्षैतिज आरक्षण, इन तीनों चीजों में थोड़ा कैलकुलेशन कीजिए आप थोड़ा जोर लगाने की जरूरत है। मुझे लगता है ये जुमला है, और 2024 का जो चुनाव है, हाँ। इसको बोलते समय पीरियड कम है। अब 2018 में जब सरकार आई थी तो माननीय मुख्यमंत्री जो वर्तमान है, इन्होंने ही घोषणा की थी अपने चुनाव पत्र में, एक चुनाव का हिस्सा 2014 में तो इनसे लेकर और 2019 तक इनका चुनाव का एक हिस्सा रहा है, ये घोषणा का एक हिस्सा रहा है ये यूसीसी। आज तक भी ये पूर्ण नहीं हो पाया। तो इससे साफ जाहिर होता है कि कुछ न कुछ है इसमें, कुछ पेंच है। अच्छा, एक बहुत बड़ी बात इसमें जो दिखने को मिली है और जो कहा है इन्होंने, तमाम इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया में इनके मुख्यमंत्री ने कहा है कि ड्राफ्ट तो तैयार है, हमारे पास आ चुका है, लेकिन वो हिंदी अनुवाद नहीं हो पाया। अच्छा, अब हिंदी अनुवाद किस भाषा में था? वो मतलब फारसी में था, गढ़वाली, क्या नाम है अपना, जापानी में था, या विदेशी भाषा में, किस भाषा में था जो हिंदी अनुवाद नहीं हुआ उसका? या अंग्रेजी में था? समझ में आता ना? यानी आप क्लियर स्पष्टीकरण नहीं कर रहे हैं। यानी 5 सदस्यीय कमेटी आप बना रहे हैं, ठीक है, तोड़ रहे हैं, फिर कार्यकाल बढ़ा रहे हैं, फिर तोड़ रहे हैं। तो इस कहीं ना कहीं इस रवैये के चलते ही, इनके इस रवैये के चलते ही आप लोगों की ओर से मौका मिल रहा है सवाल उठा पाने का इस पूरे मुद्दे पर। अपनी चर्चा की एक बार फिर से शुरुआत करते हैं विपिन खन्ना जी के साथ में। विपिन जी हमारे साथ में आम आदमी पार्टी की ओर से पूर्व प्रदेश प्रवक्ता है। विपिन जी, बहुत स्वागत आपका के न्यूज इंडिया पर। विपिन जी, यूसीसी का दिखावा कर रही है बीजेपी, या फिर जो रवैया यूसीसी के लिए है, एक के बाद एक तारीखें आना, कार्यकाल समिति का लगातार बढ़ते जाना, ये आपको क्या नजर आ रहा है? क्या सिर्फ और सिर्फ ढिंढोरा पीटा जा रहा है? देखिए गरिमा जी, ये मात्र ढोल पीटने वाली बात है, क्योंकि हाँ। यूसीसी के नाम को लेकर जो प्रयोग भारतीय जनता पार्टी उत्तराखंड में करने का प्रयास कर रही है, क्योंकि देखिए हाँ। हम इस विषय पे कई डिबेट कर चुके हैं, लगभग मैं समझता हूँ साल भर से लगातार इस विषय पे डिबेट चल रही है, और हम लगातार ये कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी यूसीसी लागू कभी करेगी ही नहीं। उसका कारण भी मैं बता देता हूं। अब इन्होंने 15 दिन का टाइम लिया है, जो प्रवर समिति है उसको 15 दिन का टाइम दिया है, और 16वें दिन इन्होंने सत्र रख दिया है कि हम 16वें दिन इसको विधानसभा के पटल पे रख देंगे। हाँ। आप मुझे बताइए, 15 दिन बाद जब ये समिति रिपोर्ट पेश करेगी सरकार को, क्या सरकार बिना उस रिपोर्ट की कमियां और खूबियां परखे सदन के पटल पे रख देगी? कहीं यूसीसी का हाल वैसा ही, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को अच्छी तरह से पता है कि सदन के पटल पर रखते ही पूरे उत्तराखंड को यह पता लगने वाला है कि इस रिपोर्ट में ऐसा क्या है, क्योंकि अब तक इन्होंने किसी को बताया नहीं, कोई श्वेत पत्र इन्होंने जारी नहीं किया। देखिए, और दूसरी बात यह है कि यूसीसी का ढिढोरा जो ये पीट रहे हैं, हमें यह समझ में आज तक नहीं आया कि यूसीसी के लिए उत्तराखंड में किसने मांग करी। उत्तराखंड में भू कानून की मांग है, उत्तराखंड में लोकायुक्त की मांग है, उत्तराखंड में रोजगार की मांग है, उत्तराखंड में राजधानी की मांग है, उत्तराखंड में पानी और जवानी को बचाने की मांग है। तो उत्तराखंड में जब यूसीसी की किसी ने डिमांड ही नहीं करी, तो भारतीय जनता पार्टी क्यों ढिंढोरा पीट रही है? क्या यूसीसी लागू करने के बाद उत्तराखंड के युवा को रोजगार मिल जाएगा? क्या उत्तराखंड की महिला शक्ति को सुरक्षा मिल जाएगी? क्या उत्तराखंड में रोजगार बढ़ जाएगा? या उत्तराखंड में भ्रष्टाचार खत्म हो जाएगा? ऐसा कौन सा उत्तराखंड का मुद्दा है जो यूसीसी लागू करने से खत्म हो जाएगा? हमारा स्पष्ट सवाल है। और जो ये उत्तराखंड, जो माननीय मुख्यमंत्री जी बार बार यूसीसी का ढोल पीट रहे हैं, इन्हें अच्छी तरह से पता है फरवरी में जब ये सत्र रखेंगे और यूसीसी अगर प्रवर समिति ने दे दिया, अभी भी कोई गारंटी नहीं है कि प्रवर समिति इनको 15 दिन में वो, क्योंकि जो 1.5 साल में नहीं कर पाए वो 15 दिन में कैसे कर देंगे, इसमें भी अभी डाउट है। चलिए, अगर दे भी दिया तो उसी दिन लागू तो नहीं होगा। ये केवल और केवल उत्तराखंड यूसीसी के नाम पर उत्तराखंड में प्रयोग करने का प्रयास भारतीय जनता पार्टी का है। उत्तराखंड को प्रयोगशाला के रूप में ये लोग इस्तेमाल करना चाहते हैं यूसीसी को। और मैंने पहले ही कहा था, क्योंकि केंद्र का विषय है, यूसीसी लागू अगर करे तो केंद्र करे, पूरे देश में लागू करे। ये एक प्रदेश का मामला नहीं है, ये पूरे देश का मामला है।
क्योंकि 2014 से हम लोग सुन रहे हैं, जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार केंद्र में आई है, कि हम यूसीसी लागू करेंगे। भाई केंद्र सरकार आपकी 10 साल शासन करते हुए केंद्र सरकार को हो गया है भारतीय जनता पार्टी के, आज तक आप यूसीसी लागू क्यों नहीं कर पाए? और उत्तर प्रदेश जैसा बड़ा राज्य आपके पास है, हरियाणा जैसा राज्य आपके पास है, हिमाचल आपके पास था और अन्य प्रदेश आपके पास है, आप वहां पर क्यों नहीं यूसीसी को लागू कर रहे हैं, या वहां पर आप नाम भी नहीं ले रहे हैं? केवल उत्तराखंड जैसे छोटे राज्य में आप केवल यूसीसी का ढोल पीटने का प्रयास कर रहे हैं। ये केवल और केवल प्रयोगशाला है। अगर इस यूसीसी के नाम पर अगर फायदा हो गया तो बड़े प्रदेश को होगा, और नुकसान हुआ तो केवल उत्तराखंड तक ये सीमित रहेगा, बाहर नहीं जा पाएगा। ये केवल और केवल एक शिगुफा छोड़ा गया है, केवल 2024 की तैयारी है गरिमा जी, और इससे ज्यादा कुछ नहीं। ठीक है, ठीक है। 2024 की तैयारी के लिए एक शुगुफा है जो हर बार रह रहकर बीजेपी की ओर से छोड़ा जाता है। राजेंद्र पंत जी है प्रदेश अध्यक्ष आरआरपी की ओर से। राजेंद्र जी, बहुत स्वागत आपका के न्यूज इंडिया पर। क्या लग रहा है आपको, बीजेपी शिगुफा छोड़ती है, और क्यों आखिर उसको लगता है कि अभी यही एक कड़ी है जिस पर वो अटकी हुई है? क्योंकि रह रहकर इसी मुद्दे पर चर्चा शुरू हो जाती है। बहुत तेज चर्चा थी कि जनवरी में विशेष सत्र भी बुलाया जा सकता है, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। गरिमा जी, आपके समस्त दर्शकों को, आपको और पैनल में बैठे हुए सम्मानित लोगों को सबसे पहले गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। जी आपको भी। गरिमा जी, मैं तो ये कहूंगा कि ये जो समितियां बन रही हैं उत्तराखंड प्रदेश में, मुझे ऐसा लगता है कि ये उत्तराखंड प्रदेश ट्रायल हो चुका है भारतीय जनता पार्टी की, और इससे पहले की जो पूर्ववर्ती सरकारें रही वो भी ट्रायल ही करती आई है। बात रहती है यूसीसी की। यूसीसी में तब कोई कमेंट किया जाएगा जब यूसीसी के अंदर आने वाले कानून के बारे में पता चले। यहाँ भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता बैठे हैं, उन्हीं को अभी पता नहीं है कि इस कानून के अंदर क्या क्या होगा, क्या कानून आएगा, किसके बात होगी। क्योंकि यहाँ पे सबसे बड़ी बात है, कुमाऊं मंडल में थारू और गढ़वाल मंडल में जौनसार के लिए क्या ला रहे हैं। बात ये हिंदू मुस्लिम का नहीं है। ये अगर हिंदू मुस्लिम में बरगलाया जा रहा है तो इसका मतलब यह है कि जनता को कहीं न कहीं चुनाव में झोंकने का कार्य किया जा रहा है। अगर सरकार की मंशा साफ है, उत्तराखंड में कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं होगा, इस पैनल में मेरे हिसाब से सारे पार्टी के लोग बैठे हुए हैं, कोई भी विरोध नहीं करेंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात ये हो जाती है कि क्या कहते हैं, यूसीसी में जब कानून ही पता नहीं तो हम क्या कमेंट करें। और मैं ये कहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी, देखो मैं पिछली बार भी आपको कहता आया हूं कि भोग कानून के दिन इनकी मोदी है ना रैली ने इनको मतलब बिल्कुल ये नेगेटिव हुई है जनता इनके खिलाफ में। अभी उत्तराखंड में भोग कानून की बहुत बड़ी मांग है, मूल निवास को लागू कराने की मांग है। ये नहीं कि मूल निवास, माननीय मुख्यमंत्री जी ने बोल दिया कि अब यहाँ पे मूल निवास वालों के साथ कार्य किया जाएगा, या मूल निवासियों को जो मूल निवास बने हुए हैं उनको लागू कर दिया जाएगा। मूल निवास के अंदर आने वाले कानून लागू होंगे? क्या 70% उत्तराखंड वासियों को रोजगार मिलेगा? क्या उत्तराखंड के लिए लोगों के लिए जैसे पहले आता था समूह ग की भर्तियों में कि वह उत्तराखंड का मूल निवासी होना चाहिए, क्या वह फिर से शुरू होगा? ये सबसे बड़ी चीजें हैं, ये बड़े मुद्दे हैं भू कानून में। जो पहले चलता आया था कि पहाड़ की जमीनें नहीं बिकेंगी, मैदानी क्षेत्र में इतना बिकेगा, जो क्षेत्रफल तय था, ये स्पष्ट करने की जरूरत है। पहले सत्ता पार्टी ये स्पष्ट करे, ये काम करे, उसके बाद मुझे ऐसा लगता है कि यूसीसी में हम कोई कमेंट कर पाएंगे। यहाँ पे पैनल में बैठे हुए कोई भी व्यक्ति यूसीसी के लिए क्या बोलेंगे? हाँ, हमें पता है कि यूसीसी के अंडर आता क्या है, लेकिन कानून तो बनाया ही नहीं है। वो कमेटी क्या फाइनल है कि वो कमेटी यूसीसी को इनके विधानसभा सत्र में दे देगी। और वैसे 10% क्षैतिज आरक्षण को पिछले 1 साल से बरगलाया जा रहा है। 1 साल पहले माननीय मुख्यमंत्री जी से मैं स्वयं मिलने गया था राज्य निर्माण सेनानियों के 10% क्षैतिज आरक्षण के लिए, और आज तक वो क्षैतिज आरक्षण लागू नहीं हुआ। तो इसमें मुझे ऐसा लगता है कि हमारे पास कुछ बोलने के लिए नहीं है, और अगर ये नहीं करते तो हाँ, जनता तक इस संदेश को सभी विपक्ष को पहुंचाना चाहिए कि सरकार खाली समितियां बना करके इसको रोक दे रही है, काम नहीं कर रही है। ये खाली चुनावी माहौल है, चुनावी माहौल को बनाने के लिए किया जा रहा है। अगर लागू करते हैं तो बहुत अच्छी बात है, हम सरकार का समर्थन करेंगे। ठीक है, अब जवाब ले लेते हैं नवीन जी से। नवीन जी, पहले चर्चा यूसीसी को लेकर इस बात पर होती थी कि यूसीसी से दिक्कत क्या है। सभी विपक्षी दलों ने, एक वक्त ऐसा आया जब ये कहा कि हमें यूसीसी से दिक्कत नहीं है, हमें दिक्कत इस बात से है कि उत्तराखंड की मूल समस्याओं को दरकिनार कर चर्चा यूसीसी पर की जा रही है, ध्यान सरकार का यूसीसी पर है, डिबेट इन चीजों पर आकर रुक जाया करती थी। अभी खुले तौर पर सभी कह रहे हैं कि हमें यूसीसी से कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपकी ओर से जो यूसीसी पर बहुत सारी बातें हो रही थी वो
जो ढीला रवैया हम कहेंगे, अगर आपको लाना है आप लाइए ना। आप बार बार शिगुफा छोड़ते हैं, आप रह रहकर उस मुद्दे को उठाते हैं। आपको ऐसा लगता है कि वही एक पत्ता बचा है आपके पास जो आप समझ नहीं पा रहे हैं कि हम कब खोलें। देखिए गरिमा जी, यूसीसी के बारे में भ्रांतियां तो विपक्ष ही फैला रहे हैं। आप देखते हैं कि संविधान के आर्टिकल 44 में साफ कहा गया है कि राज्यों को अपने नागरिकों को समान अधिकार और समान कानून देने की कोशिश करनी चाहिए, प्रयास करनी चाहिए। और उसी आर्टिकल के तहत हमारे मुख्यमंत्री, माननीय मुख्यमंत्री जी अगर प्रयास कर रहे हैं तो विपक्ष को तकलीफ हो रही है। आप देखिए, पिछली बार उन्होंने पिछले चुनाव में घोषणा की थी, अभी चुनाव को कितना टाइम हुआ और हम उसके फाइनल ड्राफ्ट में पहुंच गए हैं। तो सरकार इतने बड़े मुद्दे पर सारे पहलुओं पर उसमें विचार करना पड़ता है। 5 सदस्यीय कमेटी बनाई है, वो उस पर रिसर्च करती है, उसके बाद फाइनल ड्राफ्ट बनता है। अभी भी उनको थोड़ा सा उसमें समय चाहिए था, उसके लिए 15 दिन उनको और दिए गए हैं। हमें तो अगर हमें ड्राफ्ट आज सौंप दे तो हम तो आज उसको अगले सत्र में उसमें ले आए। जब भी माननीय मुख्यमंत्री जी ने ये कहा कि ड्राफ्ट सौंपते ही सत्र बुलाया जाएगा और उसमें लागू कर दिया जाएगा। और दिक्कत यहाँ पर यह है कि आप उसको, विपक्ष उसको दोहरे चरित्र से देख रहा है। एक तो वो बोल रहा है कि हिंदू मुस्लिम इसको सीधा एजेंडा बना रहा है, दूसरा हमारे यहाँ जो विभिन्न अलग अलग संस्कृति रहती है उन पर कुठाराघात समझ रहा है। यहाँ पर ऐसा नहीं, जब देश एक है तो कानून भी एक होना चाहिए। पहले तो प्रथम नहीं, तो देश को उस कानून से दिक्कत क्या है? देश ने उस कानून को लेकर कोई विरोध ही नहीं किया ना सर। आप बार बार, मैंने कहा ना कि पहले चर्चा इस बात पर आकर रुक जाया करती थी कि यूसीसी से दिक्कत क्यों है। अब विपक्ष खुलकर कहता है कि हमें यूसीसी से कोई दिक्कत नहीं है। डिबेट्स यहां पर आ जाया करती थी कि भाई यूसीसी से दिक्कत नहीं है, लेकिन बात सिर्फ यूसीसी पर क्यों? क्या आपको नहीं लगता कि मूल निवास, भू कानून, पलायन, बेरोजगारी, इन सारी चीजों की जरूरत पहले थी? क्या उन पर पहले चर्चा नहीं होनी चाहिए थी? दिक्कत इस बात की थी कि आपने उन सबको दरकिनार किया, आप सारा ध्यान यूसीसी पर दे बैठे। लेकिन अब तो फिर भी समर्थन कर रहे हैं, तब आपकी ओर से यूसीसी में इतनी देरी क्यों हो रही है? आपको लाना है तो आप लाइए ना सर। गरिमा जी, आप देखिए, ये केवल बात यूसीसी की नहीं हो रही, बात उत्तराखंड के सर्वांगीण विकास की हो रही है। यहाँ ग्लोबल समिट होता तो यूसीसी की बात भी होती है, भू कानून की बात भी हुई है और भू कानून के लिए भी समिति बनाई गई है। और तब तक जब तक भू कानून नहीं आ जाता, ड्राफ्ट नहीं आता, सरकार ने उसमें कृषि और जो सर कितनी बार जो आपने समिति बनाई, इसको कितनी बार इसका कार्यकाल बढ़ाया जा चुका, आप बताइए। देखिए, मैंने कहा ना गरिमा जी कि कोई भी जब बड़ा प्रोजेक्ट होता है तो उसमें एक आप जो समिति बनाई जाती है उस समिति पर निर्भर करता है वो कब तक अपनी रिपोर्ट देती है। वो समिति एक स्वतंत्र बॉडी बनाई जाती है। समिति को जो समस्याएं फेस आती है ग्राउंड पर, उसकी जो इनपुट लेते हुए, और उसमें कोई दाव पेच होता है उस पर फिर वो विचार, उस पर समाधान होता है, उसको कैसे ड्राफ्ट किया जाएगा, उसका कैसे समाधान निकाला जाता है। ये कोई ड्राफ्ट नहीं है कि सरकार को एक चिट्ठी लिखना, एक ड्राफ्ट नहीं है। ये ड्राफ्ट एक कानून है और वो कानून भविष्य और हमेशा सदियों के लिए कानून है। अगर उसमें कोई दाव पेच आ जाता, कोई खामी आ जाती तो फिर उसका खामियाजा भुगतना पड़ता है। इसलिए वो कमेटी बार बार उसका चिंतन करती है, जहां पर दिक्कतें आती है उसको रिवाइज किया जाता है, उसको उस हिसाब से किया जाता है। इसलिए समितियां टाइम लेती हैं। समितियों को कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि हर एक समिति अपना काम बहुत ईमानदारी से करती है, क्योंकि समिति के लिए भी एक गौरव का क्षण होता है कि कोई वो ड्राफ्ट कर रहे हैं। और जो ये ड्राफ्ट कमेटी है, इनके लिए भी अगर यूसीसी लागू होता है तो एक गर्व की बात होती है। आप उत्तराखंड में यूसीसी को लागू करने के लिए फला कमेटी ने अपनी सिफारिश दी थी, अपना ड्राफ्ट दिया था। तो हर समाज के हर व्यक्ति को एक समाज के योगदान देने के लिए एक मौका मिलता है और हर व्यक्ति उस मौके का बहुत बखूबी से अपना पालन करता है। लेकिन मैंने कहा कि काफी सारी ऐसी दिक्कतें बीच में आती हैं जिन पर पुनर्विचार करना पड़ता है कमेटियों को, उसको दोबारा लिखना पड़ता है, दोबारा करना पड़ता है, इसलिए थोड़ा देरियां होती है। लेकिन जहां तक सरकार की बात है, सरकार हर पहलू बात करे, चाहे भू कानून हो, चाहे आपका यूसीसी हो, चाहे यहाँ के औद्योगिकरण हो, चाहे युवाओं पर रोजगार का मामला हो, तो सरकार ने तो चारों तरफ विकास का रास्ता खोल रखा है। अब विपक्ष को दिखाई नहीं देता तो क्या करे सर? विपक्ष की बात नहीं है, जनता भी इस बात का सवाल उठाती है। आप बताइए, क्या आपके प्रदेश में बेरोजगारी, पलायन, ये सारे मुद्दे नहीं है? भू कानून का मुद्दा आपके प्रदेश का नहीं है? ये वो मुद्दे हैं जिनके चलते आपके प्रदेश का गठन हुआ था। इन्हीं सारी समस्याओं के चलते आपका प्रदेश एक अलग उसकी पहचान मिली उससे, और वही सारी समस्याएं आज भी बनी हुई हैं। और आपने उत्तराखंड को, जैसा कि विपिन खन्ना जी ने आरोप लगाया कि प्रयोगशाला बना दिया, आप यूसीसी के लिए उत्तराखंड पर ही आए ना, क्योंकि आपको लगा कि शायद वहां की अपनी समस्याएं इतनी जरूरी नहीं है। तो हमें, आप ये देखिए, उत्तराखंड तो हर चीज में आगे आ रहा है ना। उत्तराखंड का तो सौभाग्य है कि कोई अगर अच्छी चीज यहाँ पर लागू होती है तो सही है, हमें उसी बिल्कुल बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन सर विपिन जी, अरे माफ कीजिएगा नवीन जी, ये बिल्कुल ऐसे है ना कि एक व्यक्ति भूखा है तो उसे पहले रोटी खानी है। आप उसे गुलाब जामुन खिलाएंगे तो उससे उसका पेट नहीं भरेगा, आप उसे रोटी खिलाइए। पहले रोटी उसकी पहली जरूरत है।
नहीं देखो, रोटी के लिए तो बात हो रही है, अगर खाली रोटी तो की बात होगी और मुख्य चीजों की चर्चा समस्याएं जो प्रमुख चीजें हैं उनका इलाज पहले होना चाहिए था। यूसीसी से किसी को दिक्कत नहीं है। समय कम है, समय बहुत बीत चुका है, बहुत सारे मुद्दों पर समाधान होता है, इसलिए साइमल्टेनियसली पैरेलल गवर्नमेंट सारे मुद्दों पर काम कर रही है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री जी ने कई बार कहा हर राज्य सर्वोपरि है और शहीदों के सपनों का उत्तराखंड हमने बनाना है। 2025 तक हमने लक्ष्य अग्रणी राज्य का बनाया है। तो एक मुद्दे पर काम करके नहीं हुआ, सरकार सभी मुद्दों पर काम कर रही है और सरकार काम करते हुए दिखाई दे रही है। उत्तराखंड की जनता को दिखाई दी, इसलिए सरकार रिपीट भी हुई है और आप देखेंगे कि बहुत जल्दी इन सारी समस्याओं पर सरकार अपना फैसला सुनाएगी। यूसीसी भी लागू होगा, भू कानून भी लागू होगा, मूल निवास भी लागू होगा और सारी समस्याएं जड़ से खत्म होगी। और ये समस्याएं जड़ से अगर कोई खत्म कर सकता है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर सकती है। जब इस प्रदेश को भारतीय जनता पार्टी की सरकार बना सकती है तो यहाँ की समस्याओं को भी वही समाधान कर सकती है। इसलिए जनता ने उम्मीद करके दोबारा सरकार को चुना है। ठीक है, ठीक है। अब कांग्रेस पार्टी से आशीष जी हैं। आशीष जी, देखिए आखिर में बात वहां पर आकर रुक गई कि सर अगर हम इतने ही गलत होते तो जनता हमको क्यों चुनती? मौका तो जनता हमें ही दे रही है बार बार। देखिए मैडम, बड़ा सही कहा नवीन भाई ने। हाँ, कि जो है भाजपा ही समस्या का समाधान कर सकती है। सबसे बड़ी समस्या की जड़ी भाजपा है, जिसने जनता को गुमराह करने का काम किया। जीतना बड़ी बात नहीं है, जीत तो कोई भी सकता है। और ये अभी नवीन भाई बता रहे थे बहुत जड़ तो कांग्रेस है, जीत जाओ क्यों नहीं जीते? तो कोई बात क्यों हो गए साहब? कुछ नहीं होता। क्यों हो गए साहब बताओ? आज कार्यकर्ता नहीं मिल रहे उत्तराखंड में और बहाना बना रहे हो कि आपको परेड ग्राउंड नहीं दिया गया। अब नवीन जी बीच में नहीं, दो लोग एक साथ बोलते हैं, आवाज किसी की भी सुनाई नहीं देती है। ये बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, हमारे नवीन भाई ने बताया। मैं निश्चित मानता हूँ बहुत बड़ा और अनावश्यक प्रोजेक्ट है। हाँ। अगर किसी ने मांगा होता तो ड्राफ्ट तो वही तैयार करके दे देता। जैसे हम भू कानून की मांग कर रहे हैं, हम राजधानी गैरसैंण की मांग कर रहे हैं, तो ये प्रोजेक्ट अगर हम मांग रहे हैं तो हम भी आधे ज्यादा चीजें बता देंगे इसमें ये चीजें होनी चाहिए। पर आप जब कुछ चीज को खुद ही उपजाऊ बना रहे हैं, खुद ही कोई प्रोजेक्ट निकाल रहे हैं, तो उसके लिए आपको काम बहुत करना पड़ेगा, आपको अधिकारी को समझाना पड़ेगा। और ये प्रोजेक्ट भी मैडम इस टाइप का होगा इनका, जैसे भू कानून, जैसे वो था ना अपना क्या इन्होंने जो वापस लिया था कानून, कृषि कानून, हिट एंड रन कानून, ऐसे ही अगर यूसीसी को जबरदस्ती में जल्दबाजी में लागू कर देंगे तो ऐसे ही मुंह की खानी पड़ेगी, फिर इसको वापस भी लेना पड़ेगा। आपको खुद ही नहीं पता आप बना क्या रहे हैं और होना क्या है, आपको खुद पता नहीं है। अच्छा कानून बताएं मैडम, इतने कानून है, कानूनों की कमी थोड़ी है, कानून है, सख्ताई से लागू होते हैं, सब कुछ होता है। आज आप बताएं, अखबार में मैं पढ़ रहा था, एक 13 साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म किया, एक उसने 17 साल का 16 साल का लगा था। हम क्या सीख रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं हम लोग, कहाँ पे मानसिकता जा रही है हमारी? ये सोशल मीडिया, ये चीजें जिससे हम खुश होते हैं कि बहुत बड़ा हो रहा है, नहीं ये चीजें मैडम बहुत खतरनाक भी साबित हो रही हैं। आज आप बताएं, आप कैसे उसको क्या सजा देंगे 17 साल से 6 बच्चे? तो ये चीजें देश के अंदर बहुत खतरनाक हो रही है। हमें इन चीजों पे भी ध्यान रखना चाहिए कि हम क्या चीजें सोशल मीडिया में, अगर बीजेपी के खिलाफ कुछ डालो तो वो तो पोस्ट नहीं हो पाएगी, पर अन्य चीजों पे सब पोस्ट हो जाती। अरे गलत चीज को क्यों आने दे रहे हो, क्यों बच्चों को बिगाड़ रहे हो, आने वाली पीढ़ी कहाँ जा रही है, हमें इसका भी ध्यान रखना होगा। और ये यूसीसी कानून की जरूरत मैडम क्या इतनी जल्दी नहीं है जितनी जरूरत हमें रोजगार के लिए कानून की। आप रोजगार की पहले व्यवस्थाएं करें, आप स्वास्थ्य की व्यवस्था करें, शिक्षा की व्यवस्था, बहुत कुछ है अभी। मतलब ये मत समझो सारे मुद्दे खत्म हो गए तो कोई मुद्दा ढूंढ के लाना है, ढूंढ के लाने की कोई जरूरत नहीं है, सारे मुद्दे आपके पास हैं। और जब भगवान ने इतना बढ़िया मौका दिया, आपको सत्ता में बैठाया, सब कुछ दिया, तो मुझे तो लगता है आपको निश्चित ही जनता की सेवा भाव से काम करना चाहिए, ना कि जनता को गुमराह लड़ाना। और देखिए मैडम, ये तो भारतीय जनता पार्टी है, शंकराचार्यों को शंकराचार्यों से लड़ा दिया। इतने दुष्ट लोग हैं, बताएं दुनिया में, मतलब लड़ाई की और नफरत की सीमा देखो, शंकराचार्यों को शंकराचार्य से लड़ा दिया। यही है वो दुष्ट लोग। ठीक है, मुद्दे पर रहते हैं। भगवान ने सद्बुद्धि दे और लड़ाई झगड़े दंगे छोड़ के देश और राज्य के विकास के लिए काम करें। ठीक है अनिल जी वो कह रहे हैं कि भाई हम इतने गलत होते तो सारा समर्थन जनता हमको क्यों देती, हम तो सब कुछ कर रहे हैं। और उत्तराखंड को अगर हम किसी ऐसी चीज के लिए पहल कर रहे हैं, ऐसा प्रदेश बन रहा है जो एक नई शुरुआत कर रहा है, तो क्या दिक्कत है? नहीं ठीक है गरिमा जी, मैंने जैसे कहा कि मैं पुनः रिपीट कर रहा हूं, 2014 में ना उससे पहले हमने कहा था ना उसके बाद भी हमने कहा था। 2014 में जब केंद्र सरकार बनी थी तो केंद्र सरकार के अंदर, संसद भवन के अंदर केंद्र सरकार ने ही ये मुद्दा उठाया था कि पूरे देश में यूसीसी लागू किया जाए। हमने तो कोई मांग नहीं रखी उत्तराखंड से, ना हमारे किसी मुख्यमंत्री ने दिया होगा। अब रही बात कि अभी हमारे पिरसाली जी कह रहे थे कि समय की पाबंदी है,
और इस कारण से जो है हम लोग कानून को बनाने में थोड़ा सा समय लगता है, क्यों नहीं, उसमें संशोधन होना चाहिए। पर मेन चीज क्या है कि जो मैंने बताया आदिवासी और मुस्लिम, ये भी इनको 2024 लोकसभा का ध्यान रखना पड़ेगा। ये इस वजह से ये पेंच फंस रहा है। तो अगर इसको लागू करते हैं, क्योंकि उसके अंदर किसी को पता ही नहीं, वो ड्राफ्ट तो सार्वजनिक हुआ ही नहीं ना, वो ड्राफ्ट इनको सार्वजनिक करना चाहिए था, तब पता लगता है इसके अंदर है क्या, एक्चुअली कानून बने क्या। जो मेन मुद्दे थे उन पे इनका ध्यान भटक रहा है। 2014 से लेकर 2024 आने वाला है, अभी तक यूसीसी ही रट लगी हुई है। ज्वलनशील मुद्दे इनके पास उत्तराखंड में जो है, वो जो परसों लड़ाई हुई 24 दिसंबर को, इतना बड़ा जन सैलाब मैदान में आया, पूरा उत्तराखंड, ठीक है, कुमाऊं गढ़वाल, पूरा शहर, कस्बा, संगठन, पार्टियां, सब लोग लेकर के आए। भू कानून, मूल निवास 1950, गैरसैंण अस्थायी राजधानी, स्वास्थ्य व्यवस्था बिल्कुल दयनीय है, शिक्षा तो क्या बोले, पर्यटन पे कोई ठोस नीति तैयार की हो, 5-7 साल की सरकार हो गई है, डबल इंजन की सरकार है। महिला सशक्तिकरण पे क्या कदम उठाए इन्होंने। अब पलायन को लेकर के, पलायन पर अभी तक अंकुश नहीं लगा है। 200-250 लोग पर डे हमारे जो है पहाड़ से पलायन हो रहे हैं। आप ये बताइए, आपदा पे क्या ठोस नीति। इतनी बड़ी आपदा जोशीमठ की रही, उसके बाद चमोली रही, उसके बाद पिथौरागढ़ रही। तो इनको उन चीजों पे ध्यान देना चाहिए जिनसे जनता इनका समर्थन करे। मैं अंत में यही कहना चाहूंगा कि 2024 में 5 सीटों पे दावा तब ठोक सकते हैं ये, क्योंकि सांसद यदि कहीं बाहर से ले आए, ऐसा संविधान में लिखा होगा कि यहां लड़ जाएं, तो वोटर भी कहीं बाहर से ले आए कि 5 सीटों पे कब्जा हो जाए। जब जनता यहाँ की, सांसद यहाँ का, तो क्षेत्र सांसद के क्षेत्र में कितना कार्य ये देखा जाएगा, क्या क्या मूलभूत सुविधाओं पे काम हुआ ये देखा जाएगा। ठीक है, तो लेकिन बात तो ये है ना कि क्या या तो विपक्षी इस बात में नाकामयाब हो रहे हैं कि वो अपनी बात आम जनता तक ठीक तरीके से नहीं पहुंचा पाते, क्योंकि सर इसमें कोई दो राय नहीं है, आप भी स्वीकार करेंगे, क्योंकि जो जो जनता का निकल कर आता है मूड, वो यही कहता है कि उनको क्या चाहिए, आपके सामने है, और उस पर हम ही आप कोई सवाल नहीं उठा सकता। नहीं, देखिए, विपक्ष अपना मजबूती से काम कर रहा है। हाँ। विपक्ष इन मुद्दों को लेके जा रहा है। मैंने कहा ना, 2014 में उत्तराखंड जनता पार्टी, अपना भारतीय जनता पार्टी पे पूर्ण विश्वास था। हाँ। केंद्र में सारे संपूर्ण भारतवर्ष का हाँ। विश्वास पर समर्थन मिला था। 2019 में जब फिर पुनः इनके लोकसभा चुनाव हुए, तो उस समय इनके पास मुद्दे थे। अब वही मुद्दे खत्म हो चुके हैं और रिपीटेशन हो रहा है। तो आप जनता इसको स्वीकार करेगी नहीं, क्योंकि देख चुकी है। 67.कुछ मुद्दे तो खत्म कर दिया भाजपा ने, समाधान कर दिया उनका, अब तो और याद कर रही जनता। नहीं नवीन जी ये कहना गलत है कि मुद्दे खत्म कर दिए, मुद्दे आज भी जस के तस बरकरार है। क्या नहीं, ये कहना गलत है। उंगलियों पर गिना दिए जाएंगे आपको मुद्दे आपको ऐसे ही गिना दिए जाएंगे, और आपको स्वीकार करना पड़ेगा कि अभी भी जस के तस बने हुए हैं। 5 सालों में सरकार ने गरिमा जी काम तो किया है ना। अभी यूकेडी खुद कह रही थी कि मुद्दे थे इनके पास, अब नहीं है मुद्दे, तो हमने उस मुद्दों का समाधान कर दिया। मुद्दे नहीं है, और जो मुद्दे हैं तो उनका समाधान और होगा। मैंने चुनाव की बात की कि 67 और 57 ठीक है, अंतर रहा, तय कर चुका है। जो राम को लाए हैं उनको सत्ता में दोबारा लाएंगे, ये तो देश तय कर चुका है सर। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है ना नवीन जी कहाँ लेकर जा रहे हैं आप चर्चा को। नवीन जी ये कैसी बात कर रहे हैं आप, चर्चा को कहाँ लेकर जा रहे हैं। मतलब जब कुछ ना सवाल मिले तो राम के नाम पर शुरू हो जाइए बस। जाती ना विपक्ष से, उन्हें राग क्या छेड़ा। जब कुछ ना मिले तो राम के नाम पर शुरू। राम का नाम उन्होंने नहीं लिया, राम का नाम आप लेकर आए सर। राजनीतिक मुद्दे पर चर्चा हो रही है, जो आम जनता के जमीनी मुद्दे हैं उन पर चर्चा कर रहे हैं। राम को बीच में मत लाइए। अभी कांग्रेस ने क्या कहा, आपने कांग्रेस से टोका नहीं। उससे कांग्रेस ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी ने शंकराचार्य को आपस में लड़ा दिया। कांग्रेस ने कैसे कह दिया, ये इफ्तार प्रेमी नहीं। तो सर शंकराचार्यों की तुलना आप प्रभु राम से कर देंगे, शंकराचार्यों की तुलना आप प्रभु राम से कर देंगे, और किसी शख्स की तुलना क्या प्रभु राम से कर सकते हैं। राम के नाम पर क्यों बात कर रहे हैं। मैं तो मुद्दों की बात कर रही हूँ ना, यूसीसी पर बात करिए, बेरोजगारी, पलायन, जितना उत्तराखंड का मुद्दा है सब पर बात करिए। ये क्या बात होती है। मैं ये गरिमा जी यहाँ पर कांग्रेस के प्रवक्ता ने बोला कि इन्होंने नहीं ठीक है, आप कह रहे हैं जो राम को लाए हैं, आप राम को लाए हैं, ठीक है। राम को लाने वाला कोई नहीं हो सकता,
ठीक है, और पहली बात ये कि यूसीसी पर बात करिए, राम के नाम पर बात मत करिए। टीवी चैनल पर पोल लगा लीजिए, आप अपने टीवी चैनल पर इसका पोल कर दीजिए, जनता आपको पोल सर आप हमको मत बताइए, नवीन जी आप हमें मत बताइए हमें क्या करना है। पहली बात आप मुद्दों पर बात करिए, ठीक है, वो जनता डिसाइड कर लेगी कि जनता किसको लाना चाहती है। नवीन जी वो जनता का काम है, वो जनता डिसाइड करेगी कि वो किसको लाना चाहती है। ये मत बताइए कि जो राम को लाए हैं हम उनको लाए, ठीक है, विपक्ष कह रहा है कि भारतीय जनता पार्टी ने शंकराचार्य को लड़ा दिया, कैसे लड़ा दिया बताइए। ठीक है, नहीं तो आप उस पर अपनी सफाई देते ना, आप उस पर, नवीन जी, आशीष जी आप शांत हो जाए। नवीन जी आपको अगर उनके इस बात से आपत्ति थी तो आप उस बात का काउंटर करते, आप राम को लाए हैं वाली बात क्यों लेकर आ गए? आप कह रहे हैं सारे मुद्दों का समाधान हो गया, कौन से मुद्दे का समाधान हो गया सर? पलायन खत्म हो गया आपके प्रदेश से, आप मूल निवास की समस्या आपने खत्म कर दी। हमने काफी मुद्दों का समाधान किया, हमने 370 का समाधान किया, हमने राम मंदिर का समाधान किया। सर ठीक है, हाँ बस आप केंद्रीय मुद्दे मत गिनाइए, आप नवीन जी केंद्रीय मुद्दे मत गिनाइए, आप उत्तराखंड की बात करिए। ये उत्तराखंड की डिबेट हो रही है, उत्तराखंड में कोई ऐसा मुद्दा नहीं है जिसका संपूर्ण समाधान हो गया हो। ये वो प्रदेश है जिसके पास स्थायी राजधानी तक नहीं, और आप कह रहे हैं कि हमने राम मंदिर बना दिया और हमने 370 हटा दिया। केंद्र की उपलब्धियां मत गिनाइए, हो गया, ठीक है, अपने फेलियर को, ठीक है, अब वक्त की कमी, अपनी चर्चा को हमें यहाँ पर रोकना पड़ रहा है। आप सभी मेहमानों का बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और बातचीत करने के लिए। तो धामी का प्लान, यूसीसी का होगा ऐलान, लेकिन आखिर कब होगा इसका इंतजार विपक्ष भी कर रहा है। और विपक्ष का कहना है कि बीजेपी या सत्ता पक्ष रहकर यूसीसी का शिगुफा छोड़ता रहता है और इस पर काम नहीं हो रहा है। ये बड़ा आरोप विपक्ष की ओर से सत्ता पक्ष पर लगाया जा रहा है। देवभूमि के दंगल में आज इतना ही। आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।